तो हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों 5 नंबर वाले जितने वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन है उनको बिना रटाए इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। रटना नहीं पड़ेगा, वीडियो देखते देखते ही समझ आएगा। ये मैं आपको अभी से ही गारंटी के साथ चैलेंज करता हूं। ठीक है, अब आती है बारी दोस्तों कि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। इससे पहले 5 नंबर वाला एक हम लोग का वीडियो आ चुका है। ठीक है, अब ये वीडियो जब आएगा तो उसको और इसको मिलाकर के टोटल तैयारी कर लोगे तो इससे बाहर 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और एक जो मेरे थंबनेल पे ही लिखा हुआ है देखोगे 6 टॉपिक, एक तरफ मिलर का प्रयोग, हाथी पांव रोग, ये सारी वाला, वो वीडियो देख लिए तो पूरा मान के चलो तुम्हारा 5 नंबर वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना रटाए देखो कैसे समझाता हूं। सबसे पहला प्रश्न कितना शानदार प्रश्न है, कह रहा मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए और साथ में यह भी बता दीजिए कि अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी भी कीजिए। यानी अपूर्ण प्रभाविता क्या है ये भी बताइए। सबसे पहले मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है, मेंडल अपने प्रभाविता नियम में क्या कहता है, यहां पे जो लिखा है उसको समझने के लिए हमको पहले यहां चलना पड़ेगा। जैसे आप देखो मेंडल ने क्या किया, ध्यान से समझना, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को लिया। ठीक है, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को, विपरीत लक्षण का मतलब होता है एक पौधा बड़ा लंबा था और दूसरा पौधा बौना था, तो लक्षण अलग अलग हो गए ना, एक बौना है और एक लंबा। लेकिन ये क्या थे, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना था। शुद्ध रहेगा, शुद्ध लंबा रहेगा तो कैपिटल टी लिखोगे। ठीक है, और शुद्ध बौना रहेगा तो स्मॉल टी लिखोगे। ठीक है, इस तरह से है। फिर उसने क्या कराया, इनमें संकरण कराया। संकरण का मतलब होता है क्रॉस कराया। क्या कराया भैया, क्रॉस करा दिया। जैसे लड़का लड़की में होता है ना, उस तरह से पौधों में भी क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। और क्रॉस कराने के बाद इसने उम्मीद रखा था कि भाई लंबा और बौना दो लोग हैं तो हो सकता है आधे लंबे पैदा होंगे और आधे बौने पैदा होंगे। लेकिन ऐसा ना होकर के कुछ उल्टा हो गया। उल्टा यह हुआ कि यहां दो अलग अलग लक्षण के थे, अलग अलग लक्षण थे, एक लंबा वाला था एक बौना वाला। तो इसमें हुआ क्या कि बौना वाले का लक्षण ही छुप गया और लंबे वाले का लक्षण ज्यादा दिख गया। यानी ज्यादातर लंबे हो गए, मैक्सिमम 75% से ज्यादा पौधे क्या हो गए, लंबे हो गए और 25% बौने हो गए। फिर से रिपीट करता हूं, 75% लंबे और 25% बौने। यानी कह सकते हो कि ज्यादा प्रभावी कौन हुआ, लंबा वाला। ज्यादा प्रभावी क्या हुआ, लंबा वाला। किसके लक्षण ज्यादा दिखे, लंबे वाले के। लंबे वाले के, और क्या बन गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल करके, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल करके क्या एक नए लक्षण को उत्पन्न कर दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैसा था, लंबा पौधा था। कैसा था, लंबा पौधा था, लंबा पौधा। लेकिन क्या था, जब कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया तो अब शुद्ध नहीं रह गया, क्या हो गया, और शुद्ध लंबा कहोगे इसे, ये शुद्ध लंबा नहीं कहलाएगा। समझ आई मेरी बातें। तो लगभग पूरे पौधे ही क्या हो गए, लंबे पैदा ले लिए। तो यहां पे वही बात प्रभाविता के नियम में कहा जा रहा है। अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो प्रभाविता का नियम अपने आप तैयार हो गया होगा। क्या बोलोगे कि मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार दो विपरीत लक्षण के जब पौधों को लिया गया, दो विपरीत, ध्यान पे लिखा ना, जब दो विपरीत लक्षण के दो पौधों के बीच संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी का मतलब होता है पहली बार जो संकरण कराया गया, तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही प्रकार के लक्षण ज्यादातर दिखाई दिए, एक ही प्रकार के लक्षण ज्यादातर प्रकट हुए या दिखाई दिए। ठीक है, फिर उसे प्रभावी लक्षण कहा गया। प्रभावी का मतलब क्या होता है, देखो अप्रभावी का मतलब जो होता है बड़ा कम दिखे, और प्रभावी का मतलब जो ज्यादा दिखे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या कहते हैं, सपोज दैट क्या कहते हैं, 10 लड़के हैं और यहाँ पे मान लो 100 लड़कियां हैं, तो बताओ लड़के ज्यादा प्रभावी होंगे या लड़कियां, लड़कियां खुमुस देंगी धर के। 100 लोग हैं, अरे साला चट्टा मर वो करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो यहां पे क्या होता है भैया कि प्रभावी का मतलब जो ज्यादा दिखे। यहां तक समझ आया, ये था इनका प्रभाविता का लक्षण। यही बात यहां पे कही गई उदाहरण दे करके कि जब शुद्ध लंबे को लिया गया तो कैपिटल था, शुद्ध बौने को लिया गया तो स्मॉल टी था। जब पहली बार इसका संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में ज्यादातर पौधे कैसे निकले, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। यानी अशुद्ध, यहां शुद्ध लिखा नहीं है, यहां अशुद्ध लिखोगे। सभी पौधे क्या थे, अशुद्ध पौधे थे, अशुद्ध लंबे थे। समझ आई मेरी बातें, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं। अब आता है अपूर्ण प्रभाविता क्या है। अरे अब समझी गए होगे यार, जो नहीं दिखा, जो छुप गया। F1 पीढ़ी में क्या हुआ था कि एक लक्षण बहुत ज्यादा प्रभावी था, दिख रहा था, और दूसरा लक्षण पूरी तरह से क्या हो चुका था, प्रभावी नहीं हुआ, पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ। पूरी तरह से नहीं होने का मतलब क्या होता है, शब्द पकड़ो, यानी कुछ हद तक बौना पौधे आए लेकिन ज्यादा नहीं। समझ रहे हो। तो यानी क्या बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है भैया, यानी यह बोल रहा है कि F1 पीढ़ी में कोई लक्षण पूरी तरह से क्या हुआ कि प्रभावी नहीं हो पाया, बल्कि दोनों के बीच एक नया मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न हो गया, एक नया मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलो पूर्ण वाला तो हो गया, ठीक ना। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है कि जब हम दो विपरीत लक्षण वाले पौधे या पुष्प का, जब दो विपरीत पौधे
या पुष्प का दो विपरीत लक्षण वाले, यहां पुष्प लेना, अब अपूर्ण प्रभाविता जब आएगा ना तो पुष्प लेना। तो बोलना कि जब जब सुनो रटो मत, जब दो विपरीत लक्षण वाले पुष्प को लेकर के उनका संकरण कराया जाता है तो वह न तो पहले लक्षण वाले की तरह न तो दूसरे लक्षण वाले की तरह उत्पन्न होता है, बल्कि एक तीसरा नया लक्षण उत्पन्न कर लेता है, उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लाल पुष्प का सफेद पुष्प के साथ संकरण कराना, और जो निकला वो निकला पीले रंग का पुष्प। ठीक है, वो क्या निकला? पीले रंग का। ध्यान से समझो, लाल फूल को लेकर के जब हमने सफेद फूल के साथ, यानी स्मॉल आर, ठीक है, लाल पुष्प को कैपिटल आर और सफेद पुष्प को क्या कहा गया? स्मॉल आर। जब इनकी पहली, देखो F1 पीढ़ी का मतलब क्या होता है पता है? जब पहली बार क्रॉस कराया गया, तो पहली बार क्रॉस जो होता है ना, पहली बार प्रथम संकरण का मतलब जो पहली बार क्रॉस हो, संकरण को हम F1 पीढ़ी कहते हैं। इसी का जब दोबारा नया लक्षण निकलेंगे ना, उन्हीं लक्षण का वापस करा दिया जाए तो उसे कहते हैं दूसरी पीढ़ी से प्राप्त होने वाले। ठीक है, अब ध्यान से समझो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ नया ही निकल आया, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और एक किस रंग का निकला? गुलाबी रंग का। पीले के बजाय गुलाबी निकल गया यार, गलती से सफेद बोला गया था, ठीक है, पीला बोला गया था। किस रंग का निकल गया? गुलाबी पुष्प उत्पन्न हो गया। अब बताओ इसे किसका मानोगे? इसका मानोगे या इसका मानोगे? लग रहा है ना कि तीसरे का है, किसी तीसरे आइटम का है। ठीक है, तो लाल पुष्प और सफेद पुष्प है, लेकिन न तो लाल हुआ न तो सफेद हुआ, हाँ, सीधे गुलाबी हो गया। समझ रहे हो? तो इसे ही कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समष्टि से आप क्या समझते हैं? इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। समष्टि 3 नंबर में भी पूछा जाएगा, तो समष्टि 3 नंबर में जब पूछा जाएगा तो छोटे से में जवाब दिया जाता है, और छोटे से में मैंने जवाब दे चुका है 3 नंबर वाले लाइव क्लास में। ठीक है, इस वीडियो के बाद लाइव क्लास भी, इस वीडियो के बाद नहीं, ये वीडियो अपलोड करने से पहले लाइव आ चुका रहूंगा। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो मेरी बात को। तो समष्टि से आप क्या समझते हैं? इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए, यह लिखा है। तो समष्टि क्या है? देखो ध्यान से समझो, समष्टि एक तरह का पॉपुलेशन, जनसंख्या से लेना देना है। इसका मतलब, समष्टि का मतलब क्या है? इसका मतलब एक तरह की जनसंख्या से ही लेना देना है। अब इसे आराम से रिलैक्स होकर सुनो और समझो, ठीक है, क्योंकि आखिरी दिन है, अगर रटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा माइंड हैंग कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र का मतलब होता है जैसे हमारा सपोज दैट अफ्रीका हो गया या हिमालय हो गया, एक विशेष प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र है, एक विशेष प्रकार का वातावरण है, ठीक ना। तो एक विशेष प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं उन्हें समष्टि कहते हैं। समझ आई मेरी बातें? समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं प्रकृति में विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ये क्रियाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित होती हैं। ये क्रियाएं मुख्य रूप से क्या होती हैं? निम्नलिखित होती हैं। जैसे पहला है सहोपकारिता, सुना होगा। सहोपकारिता पे अलग से भी प्रश्न पूछ लेता है। सहोपकारिता यानी इनमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लाइकेन, जैसे शैवाल और कवक का संबंध, ठीक है। अगला देखो, दूसरा सहभोजिता। अब यहां भोजन जैसे शब्द का यूज हो रहा है तो ध्यान से समझो, ठीक ना। सहभोजिता, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरे को न लाभ होता है और न ही हानि होती है। ठीक है, उसे सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, जब एक प्रजाति को, यानी 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, जैसे मान लो 2 प्रजाति है, अगर एक प्रजाति को लाभ हो रहा है उससे, लेकिन इस वाले को, अरे समझा देता हूं यार, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हें मोबाइल बहुत अच्छे से चलाने आ रहा है, ठीक है, अब वो लड़का का मोबाइल बिगड़ गया तो तुमने उसका मदद कर दिया, लेकिन उस बंदवा को एकदम बोकस है, उसको कुछ हैबा नहीं करता, तो उसने तो तुम्हारा यूज कर लिया लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन हाँ, यह है कि हानि भी नहीं पहुंचा रहा है, वो भाई तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, काम का नहीं, लेकिन हानि तो नहीं पहुंचा रहा है ना, समझे। तो इसे कहते हैं सहभोजिता। परजीविता, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, जैसे अमरबेल का पौधा या फिर पेट के अंदर के
कीड़े, पेट के अंदर के कीड़े, ठीक है। पेट के अंदर के जो कीड़े होते हैं उनको क्या होता है, लाभ होता है या हानि? हमारे पेट के अंदर कीड़े हैं तो उनको लाभ ही ना हो रहा है, लेकिन हमारे को क्या हो रहा है, समझ गए? एहे, ठीक है। परभक्षण, परभक्षण में इसमें एक शक्तिशाली जीव दूसरे जीव को मारकर खा लेता है। परभक्षण में क्या होता है, एक शक्तिशाली जीव दूसरे शक्तिशाली जीव को भक्षण करके मार के खा लेता है। ये सब समष्टि के उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे शेर और हिरण, ठीक है। अब स्पर्धा की अगर बात करें तो इसमें एक ही संसाधनों के लिए दो प्रजातियों के बीच संघर्ष अगर हो तो दोनों को ही हानि हो जाता है या होता है, ठीक है। तो ये आपका समष्टि था। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला, मानव, ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कभी कभी आपको, ऊपर में ऐसे दे देगा और नीचे में दो प्रश्न दे देगा, क और ख करके। ये भी 5 नंबर का ही प्रश्न है भैया, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है तनी देख लीजिए, आइए हो तनी देख लीजिए। मानव रक्त में लसीकाणु, मानव रक्त में लसीकाणु का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। लसीकाणु यानी लसिका की बात कर रहा है। तो लसीकाणु एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। लसीकाणु क्या होता है, WBC आप जानते हो ना, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो लसीकाणु एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार होती हैं। समझ रहे हो? देखते हो कहीं कटता उठता होगा, थोड़ा सा ब्लड बह करके तुरंत पानी से आ जाता है, वो व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है जो रोक देता है पूरा ब्लड को आगे जाने से। समझ आई मेरी बातें? तो एक प्रतिरक्षा का ही काम करता है। तो मानव रक्त में लसीकाणु का मतलब क्या है, तो आपका क्या है, लसीकाणु एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार होती है, ठीक है। फिर उत्पत्ति, इनका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है, बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो क्या होता है पता है, जो हड्डी होता है ना, हड्डी आपका हाथ का हो गोड़ का हो, उसके अंदर हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है। क्या होता है, हड्डी के अंदर बोन मैरो, इसी से ब्लड का निर्माण होता है। कभी कोई पूछे कि खून का निर्माण कहाँ से होता है तो बोन मैरो से होता है, ठीक ना, याद रखना। आगे कह रहा है, अगला दूसरा क्या पूछा था, पहला हो गया ना, यहां तक हो गया। उदाहरण के तौर पे बी लसीकाणु, टी लसीकाणु, ठीक है। इनका कार्य भी देख लो। इनका कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है शरीर को बाहरी वायरस, बैक्टीरिया और कैंसर कोशिकाओं से बचाए रखने का काम होता है। किसका भैया, हाँ, मानव रक्त में लसीकाणु का, ठीक है। क वाला हो गया। ख वाले को देख लेते हैं। ख वाला है अपसारी विकास क्या होता है। अपसारी विकास छोटे मार्क्स में भी पूछा जाता है, और देखो इसी में चिपका दिया। कभी कभी 2-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को दोनों को इंक्लूड करके 5 नंबर वाला बना देता है, समझ रहे हो ना। तो अपसारी विकास क्या होता है, डायमंड है, ठीक है। वैसे एक ही प्रश्न का जवाब है इसका, लेकिन फिर भी मैंने डायमंड किया क्योंकि अलग से भी पूछा जा सकता है भैया, ठीक है। अपसारी विकास क्या होता है, ध्यान से समझो। अपसारी विकास, विकास का मतलब डेवलपमेंट। अब अपसारी का मतलब क्या समझो, जब एक ही पूर्वज, पूर्वज का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, जब एक ही पूर्वज जाति के जीव अलग अलग वातावरण में रहने के कारण अलग अलग विशेषताओं के साथ साथ विकसित होने लगे तो उसे अपसारी विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपसारी विकास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, यह समजात अंगों के कारण होता है, यानी इनकी मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। मूल संरचना तो समान होगी लेकिन कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पे वेल के फ्लीपर, वेल मछली का फ्लीपर, ठीक है। चमगादड़ के पंख, दोनों का अलग अलग काम है ना, लेकिन निर्माण समझ रहे हो ना। हाँ, चीते का पैर और मनुष्य का हाथ। चीता है, जो चीता होता है, चीता बना रहे हैं ना, देखना। चीता जो है, ये जो चीता है, ये शेर है ना, ये चीता जो है, ठीक ना, ये जो चीता है भैया, इस चीते का अगर देखा जाए, इस चीते का आगे का जो पैर दिख रहा है उसे पैर हम बोल रहे हैं क्योंकि वो चल रहा है ऐसे, लेकिन इसका आगे का वाकई में पैर नहीं बल्कि क्या है, हाथ है, ठीक है। तो ये आगे का हाथ इसका चलने में काम आ रहा है, लेकिन हमारा हाथ ऐसे चलने में काम नहीं आता, हमारा हाथ खाने धोने में सब में काम आता है, समझ आए। तो चीजें वही है सेम, लेकिन अलग अलग वातावरण, अलग अलग चीजों की वजह से क्या हुआ, विकास अलग अलग होने की वजह से उसका कार्य भी अलग अलग हो गया। तो इसे ही बोला जाता है अपसारी विकास। अपसारी विकास का मतलब होता है कि एक ही पूर्वज या एक ही जाति के अलग अलग वातावरण में रहने के कारण क्या होता है कि उनका विकास अलग अलग हो जाता है, उनकी विशेषता अलग अलग हो जाती है। समझ है मेरी बातें, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर एक निबंध लिखिए।
राष्ट्रीय उद्यान पर एक निबंध, जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत में स्वस्थान, ठीक है, स्वस्थान संरक्षण के तहत बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है समझिए, फिर स्वस्थान और बाह्य स्थान क्या होता है समझा देता हूं। वैसे कई बार स्वस्थान बाह्य स्थान समझाया भी हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, यह एक बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र होता है जहां केवल जंगली जीवों का ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और पौधों का भी संरक्षण किया जाता है। इसे बोला जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बड़ा सा क्षेत्र, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने वो देखा है, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे एक आता है, दो ठो आदि मानव टाइप के रहते हैं और जंगल में मार और के खाते हैं, वहां ब्लॉगिंग करने बहुत लोग जाते हैं, डूडू को कहते हैं शायद, यो ऐसे करके बोलता है, ठीक ना। हाँ, तो उसको लिया खिलाने के लिए देते हैं, देखा कि नहीं, कमेंट करना आप लोग, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि वो जो वहां के उस कबीले के आदिवासी हैं, ठीक ना, ट्राइबल एरिया होता है, ठीक ना, तो वहां के वनों को भी संरक्षित किया जा रहा है, उनको भी संरक्षित किया जा रहा है उनकी सभ्यता को बचाए रखने के लिए, ठीक है, पुरानी सभ्यता को बचाए रखने के लिए, और क्या है कि वहां के पेड़ पौधों को भी संरक्षित किया जा रहा है। तो ये चीजें ध्यान से समझिए। तो एक एरिया है, उसे कवर किया गया एरिया, समझ रहे हो। वहां पे जो ब्लॉगिंग करने जाते हैं, आपको लगता होगा कि ऐसे ही घुस जाते होंगे, नहीं, परमिशन लेके जाते हैं। एक बड़ा सा एरिया है, उस एरिया के बाहर कहीं ना कहीं कोई एक संस्था या कोई ऐसी चीजें हैं जहां पे उनको सब चीज डाटा कलेक्ट, मतलब अपनी बायोडाटा दे करके अंदर जाना पड़ता है, पूरी तरह से परमिशन ले करके। तो समझने की कोशिश करिए, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है कि बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र जहां केवल जंगली जीवों का ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और पेड़ पौधों का भी संरक्षण किया जाता है। इसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ठीक है। समझ आए मेरी बातें। जैसे यहाँ पे कोर जोन, जहां कोई मानवीय गतिविधि नहीं होती है, ठीक है। हाँ, क्षेत्र के ये 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। एक होता है कोर जोन, ठीक है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है जगह क्षेत्र, ये 3 हिस्सों में बटा है। पहला कोर जोन होता है, कोर जोन का मतलब जहां कोई मानवीय गतिविधि नहीं होती, वहां मानव यानी मनुष्य आते जाते नहीं है। बफर जोन, बफर जोन का मतलब होता है जहां शोध और शिक्षा की अनुमति होती है, वहां पे शोध और शिक्षा के लिए केवल जा सकते हैं लोग। और होता है ट्रांजिशन जोन, जिसे जहां खेती और बस्तियों की अनुमति दी जाती है बसने के लिए, जैसे नंदा देवी, गिलगिरी, ये सब उदाहरण है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ध्यान से समझिए। यह सरकार द्वारा पूर्णतः संरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा की जाती है, ठीक है। नियम यहां पे दिया है, आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा वाहक का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मैं इसके पूरी चीजों को समझा देता हूं, जो सचित्र वर्णन में बताया गया है इसका डायग्राम आप देख लेना, ठीक है। डायमंड क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र पक्का पूछा जाता है, अथवा क्वेश्चन में जरूर आता है। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है, सूरज होता है, ठीक है, सूरज की किरणें होती है। और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ये पूछा भी जाता है छोटे नंबर के प्रश्न में कि पूछा जाता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, ठीक है, एक दिशीय होता है या द्विदिशीय होता है। टिकआउट में भी डाला जाता है, टिकआउट में मैंने कराया था तो मिला भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज होता है। ये ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, ठीक है। अब अगला आगे देखो, इसका उत्पादक पहला होगा कि हरे उत्पादक होगा, ठीक ना। पहला, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को संश्लेषण करके रासायनिक ऊर्जा में यानी भोजन में बदल देते हैं। देखा होगा कि सूरज से पहले कि सूरज की किरणें आएंगी, प्रकाश पौधों पे पड़ती हैं और फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, सूरज की किरणों की मदद से ही भोजन बनता है, पता ही है आपको, ठीक है। पानी और CO2 का इस्तेमाल करके सूरज की किरणें और क्या कहते हैं आपका जो पत्तियों में होता है, क्या बोलते हैं पत्तियां, क्या बोलते हैं उसको यार, प्रोटो, अरे यार याद नहीं आ रहा है यार, पत्तियों में क्या होता है, जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। अरे ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लेना, ठीक ना। तो उपभोक्ता आता है, उपभोक्ता में अब उत्पादक के बाद आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता में क्या आता है, जब शाकाहारी जीव पौधों को खा जाते हैं, जब शाकाहारी जीव पौधों को खा जाते हैं तो ऊर्जा उसमें चली जाती है। सही हुआ ना। उत्पादकता में क्या हुआ, पहले उत्पादन हुआ ऊर्जा का, पेड़ पौधे ने क्या किया,
सूरज से ऊर्जा लेकर के उस ऊर्जा को अपने भोजन के लिए बना लिया रासायनिक ऊर्जा में, और उसी को क्या कर लिया, इंसानों ने खा लिया। अब जब इंसानों ने खा लिया भैया, पारिस्थितिक तंत्र का ना, उस 3 नंबर वाले वीडियो में मैंने शायद चित्र दिखाया था, पूरा साइकिल चक्र दिखाया था मैंने, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब अब उसे इंसानों ने खा लिया, तो अब वो क्या हुआ, ऊर्जा किसमें चली गई, उनमें चली गई। इसी तरह मांसाहारी जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। 10% का नियम क्या होता है, ध्यान से समझो। लिनमैन के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, बाकी 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं और उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। अब समझ आई मेरी बातें। हाँ, फिर चौथा होता है अपघटन। अपघटन क्या होता है, अपघटक में होता है अंत में मृत जीवों से ऊर्जा अपघटकों द्वारा वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो अब देखो ध्यान से साइकिल देखो ना, देखना ना, ध्यान समझो। ये सूरज क्या है, वातावरण में है, प्राकृतिक है। अब देखो ये पेड़ पौधा है, ये क्या है, पेड़ पौधा। सूरज से किरणें आई, सूरज से ऊर्जा लेकर के पेड़ पौधे में ऊर्जा गई, पेड़ पौधों को खाया इंसान ने, इंसानों में ऊर्जा गई, इंसान काम किया या फिर जब मर गया तो क्या हुआ, पूरा ऊर्जा फिर से वातावरण में फैल गई। ये है पारिस्थितिक तंत्र एक तरह का। समझ आई मेरी बातें। अब आगे देखो, परितंत्र के विभिन्न घटकों के बारे में बताइए। अभी पारिस्थितिक तंत्र था, अब है परितंत्र। परितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो परितंत्र क्या होता है, ध्यान से समझो। परितंत्र क्या होता है, इसके मुख्य घटक दो होते हैं, एक होता है अजैविक घटक और एक होता है जैविक घटक। परितंत्र के कितने घटक होते हैं, दो होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या होता है, ध्यान से समझो। अजैविक घटक में क्या होता है, निर्जीव तत्व होते हैं, जैसे प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। और अकार्बनिक पदार्थ हो गए जैसे जल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बनिक पदार्थ हो जाए जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये जितने भी हैं ये अजैविक घटक होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक। कभी कभी ना आपको अलग से ऐसे पूछा जा सकता है, जैविक घटक तथा अजैविक घटक को उदाहरण सहित समझाइए। जैविक घटक और अजैविक घटक को उदाहरण सहित समझाइए। तो जैविक घटक क्या है, जो निर्जीव हो, उदाहरण के तौर पे इतने सारे उदाहरण। और जैविक घटक क्या होता है, जो जीव हो, जैसे हरे पौधे से मिले। जैसे हरे पौधा क्या है, जीवित है, जीवन है उसमें, तो जीवित हो गया ना, तो जैविक घटक हो गया हरा पौधा, ठीक है। और इसे हरा, ये उत्पादक हो गया हरा पौधा, और उपभोक्ता हो गया जीवों द्वारा पौधों या अन्य जीवों को खा करके वो क्या करता है भैया। फिर अपघटक, सूक्ष्म जीवों जैसे कवक, बैक्टीरिया, ये सब चीजें क्या है, अपघटक हैं। समझ आई मेरी बातें। आगे बढ़ते हैं, हार्डी बिनवर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। हार्डी बिनवर्ग सिद्धांत बहुत ही वायरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे मार्क्स यानी 3 नंबर में भी पूछा जाता है, संक्षिप्त में वर्णन करने के लिए छोटे शब्दों में लिखा जाता है, और 5 नंबर में भी पूछ लेता है सिद्धांत का वर्णन। तो ध्यान से समझिए, हार्डी बिनवर्ग क्या होता है, ये एक तरह की जनसंख्या अनुवांशिक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जनसंख्या अनुवांशिक के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि 1908 में गणितज्ञ G.H. हार्डी और ब्लूड बिनवर्ग ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया था, ध्यान से सुनिएगा। यह किसी जनसंख्या में विकास के प्रभावित करने वाले कारक उपस्थित न हो तो उस जनसंख्या में जीन तथा, जीन मतलब समझो डीएनए का छोटा सा हिस्सा, जीन तथा एलील, एलील यानी जो लक्षण उत्पन्न करेंगे, ठीक है। एक जोड़ी जीन को एलील कहते हैं, ठीक है। एलील की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहेगी। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो भी जनसंख्या है, जो भी पॉपुलेशन है, उसका जो विकास है, उसका डेवलपमेंट है, अगर डेवलपमेंट को प्रभावी करने वाले कोई कारक अगर उपस्थित ना हो, उनके विकास को प्रभाव डालने वाले, उनके शारीरिक विकास पर कोई प्रभाव डालने वाले अगर कोई कारक ना हो, तो उनका जिस हिसाब से चाहे पॉपुलेशन कितना भी बढ़ता जाए, लेकिन उनके जनसंख्या में जीन और एलील की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहेगी, कोई प्रभाव, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसे ही जेनेटिक संतुलन कहा जाता है। और हार्डी बिनवर्ग समीकरण भी दिया उन्होंने, ठीक है। हाँ, लेकिन यह समीकरण नहीं पूछा गया, इतने पे आप रोक देना सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। वैसे ये समीकरण है आपका, दिख रहा है, आप अगर देखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। इसे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है। वाकई भाई डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक इकाई माना जाता है। तो ध्यान से समझो, इसे सिद्ध करने के लिए हर्शे और चेज ने 1952 में बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया, ठीक है, यानी वायरस का प्रयोग किया, ठीक है।
उन्होंने कुछ वायरस को रेडियोधर्मी फास्फोरस जैसे 32P और कुछ को रेडियोधर्मी सल्फर जिसे 35 यस यस यानी सल्फर, ठीक है, P फॉर फास्फोरस, ठीक है, के विकसित किया, ठीक है। उस वायरस को एक बार रेडियोधर्मी फास्फोरस में और एक बार रेडियोधर्मी सल्फर में उस वायरस को विकसित किया, और विकसित करने के बाद उन्होंने डीएनए में फास्फोरस होता है, डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है, और प्रोटीन में सल्फर होता है। इसलिए वायरस का डीएनए और प्रोटीन अलग अलग रेडियोधर्मी हो गए, ठीक है। जब इन वायरस ने बैक्टीरिया को संक्रमित किया तो देखा गया कि बैक्टीरिया के अंदर केवल रेडियोधर्मी फास्फोरस पहुंचा और सल्फर जो था प्रोटीन के बाहर ही रह गया। निष्कर्ष यह निकला कि इससे साबित हुआ कि आनुवंशिक जानकारी डीएनए के माध्यम से जाती है, प्रोटीन के माध्यम से नहीं। तो इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा प्रश्न को, ये प्रश्न जरूर आएगा इस बार, ठीक है। बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर से देखिए, अब इसमें 2-3 प्रश्न आ गए। पहला, डीएनए बहुरूपता। पहला प्रश्न क्या है, डीएनए बहुरूपता, और दूसरा प्रश्न क्या है, जैव सूचना विज्ञान, ठीक है। बहुत ही वायरल, बहुत ही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको इस तरह से चिपका सकता है। तो डीएनए बहुरूपता क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डीएनए बहुरूपता क्या होता है कि डीएनए के अनुक्रम में होने वाली भिन्नता, ठीक है, डीएनए के अनुक्रम में होने वाली भिन्नता जो जनसंख्या में 0.01% से अधिक आवृत्ति में पाई जाती है, उसे बहुरूपता कहते हैं, ठीक है। यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार होता है। आसान भाषा में बोल दो इसका मतलब, जैसे किसी का भी डीएनए हो, मेरा हो चाहे आपका हो चाहे किसी का भी हो, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों में अगर देखा जाए तो डीएनए की संरचना या उसका स्ट्रक्चर या फिर उसकी बनावट या उसमें केमिकल वगैरह जो भी हो, 99 या कह लो कि लगभग सभी का डीएनए सेम होता है। बस थोड़े से अंतर के कारण ही बदलाव आता है, और इसी का इस्तेमाल करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के इस्तेमाल से कई सारी प्रतिलिपियां बनाई जाती है, और उससे ही अपराध की या अपराधी की जानकारी प्राप्त करते हैं सीआईडी वाले। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही मजे की चीज है, ये सब चीजें रटने वाली नहीं है, ध्यान से अगर सुनोगे समझोगे तो। अगला है, जैव सूचना विज्ञान क्या होता है। यह जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, जैव सूचना यानी समझ रहे हो ना, और जैव यानी जीवन के बारे में बताएगा आगे जाकर के, देखना। यह जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना विज्ञान का मिला जुला एक रूप होता है, जिसमें वैज्ञानिक डेटा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इकट्ठा, स्टोर और विश्लेषण किया जाता है। क्या आप चाहते हैं, समझ रहे हो, यहां तक समझ आया? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो कह रहा है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, ध्यान से समझो, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। कृषि में इसे जितना डायमेंड करो उतना कम है। यह क्वेश्चन किसी न किसी में पक्का चिपकेगा, ठीक है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। तो ध्यान से समझिए, लिख दीजिए निबंध भैया कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। अब जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ही बीटी कपास बना था, जैव प्रौद्योगिकी के मदद से ही बीटी कपास का निर्माण हुआ था। बीटी कपास क्या होता है अलग से भी पूछा जाता है, बता चुका हूं कई बार, ठीक है। अभी मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा, पहले पढ़ देते हैं, ठीक है। तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी ने खेती के पारंपरिक तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किए। इसका मुख्य उद्देश्य फसलों की पैदावार बढ़ाना और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना था, ठीक है। इसका मुख्य संदेश क्या था, इसका मुख्य कार्य, जैव प्रौद्योगिकी का कार्य क्या था, मैं आपको समझा देता हूं मोटे मोटे शब्दों में, ताकि आप भूल भी जाओ तो बना करके लिख सको। अच्छा बताओ, खेती किसानी होती है, आपके घर बगल में भी होती होगी, तो आप नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे पेड़ पौधों पे कीटाणु या कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया सब लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ पौधे नष्ट होने लगते हैं। तो उसे खेती करने वाला जो किसान होता है, वो ज्यादातर क्या होता है कि वो बाहर से केमिकल चीजें लेकर के आता है, रासायनिक पदार्थ लेकर के आता है, जैसे मादी हो गया, खादी हो गया, इस टाइप की चीजें, खाद माद यानी कुछ यूरिया, हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें। मेरा खेत है, हम जानते हैं, देखे भी है, व्हाइट कलर का दाना दाना होता है, ठीक ना, और लिक्विड में व्हाइट कलर का ऐसे पिस, पिस मार करके छिड़का जाता है। वो सब क्या है, केमिकल ही तो है। और वो केमिकल से, ठीक है भाई, बैक्टीरिया से, जीवाणु से बच गया, लेकिन वो हानिकारक जानलेवा केमिकल जो है वो अब पौधों पे पड़ गई है, तो पौधों
का तो विकास खराब हुआ ही, ठीक है, उसमें दिक्कत तो आया ही, हमारे इंसान को लिए भी खतरा है, इंसान के लिए भी खतरा है, लेकिन वातावरण के लिए भी खतरा है। जब आप मार रहा है फिस फिस तो वातावरण में भी जा रहा है। तो उन्होंने दिमाग लगाया बायोटेक्नोलॉजी से कि ये काम करते हैं कि ये जो जीवाणु या फिर छोटे मोटे कीटाणु कीट जो पड़ रहे हैं पौधों पे, ये मरेंगे कैसे। तो दिमाग लगाने के लिए कि एक विशेष प्रकार का कीट का डीएनए निकाल करके उसका जो जीन होता है, इसको जब मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें मजा आ रहा था पढ़ने में, कि उसका जो जीन होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु था उसका जीन डीएनए निकाल के, डीएनए का जो छोटा सा हिस्सा होता है उसे जीन कहते हैं, ठीक ना, उस विशेष प्रकार की जीन को इस तरह के पेड़ पौधों में ही डाल दिया। और जब इस तरह के पेड़ पौधों में डाल दिया तो पेड़ पौधे क्या होने लगे, उनकी क्षमता बढ़ गई, अपने आप को बचाव करने की क्षमता बढ़ गई, और वो क्या करने लगे कि इस तरह के कीड़े मकोड़े से अपने आप को ही मतलब कि सेल्फ बचा लेते थे, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, और पर्यावरण में कोई हानि भी नहीं पहुंचती थी, ना तो कोई केमिकल का इस्तेमाल, ना तो कोई रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल। तो उम्मीद करता हूं कृषि में जैव प्रौद्योगिकी पे निबंध अब एकदम दबा के लिख पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे। वही बात यहां कही गई है, आप पढ़ के देख लो, यकीन ना हो तो। खेती में पारंपरिक तरीके क्रांतिकारी बदलाव आए, किसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। इसका मुख्य उद्देश्य फसलों की पैदावार बढ़ाना और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना था, ठीक है। मुख्य लाभ और महत्व समझो। कीट प्रतिरोधक फसलें, कीट प्रतिरोधक, कीट प्रतिरोध, कीट यानी कीड़े मकोड़े, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसे फसलें तैयार किए गए जिन्हें कीड़ों से बचाने के लिए रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए बीटी कपास, उदाहरण के लिए बीटी कपास, ठीक है, बीटी नाम दिया गया बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसमें मौजूद विशिष्ट जीन कीटों को प्रकृति के रूप में मार देते थे, प्राकृतिक रूप से मार देते थे, ठीक है। रोग प्रतिरोधक फसलें पौधों को वायरस, बैक्टीरिया और कवक से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से ही उन्हें तैयार या मजबूत कर देते थे। समझ आई मेरी बातें। पोषण मान में वृद्धि, फसलों में विटामिन और खनिजों की मात्रा बढ़ाई जाती थी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे गोल्डन राइस, गोल्डन राइस बिकता भी है, ठीक है, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता, जैसे जैव प्रौद्योगिकी से ऐसी फसलें तैयार की गई, ऐसी फसलें विकसित की गई जो सूखा, अत्यधिक ठंड या खारे पानी में भी वो जीवित रह सके। समझ रहे? जैसे पहले के समय में क्या होता था, ये बरसात वाला धान है, ये बरसात वाला धान को गर्मी में करोगे तो नहीं चावल होगा, गर्मी वाला चावल है, गर्मी वाला धान है, ऐसे करके सुना होगा आप लोगों ने। एक सीजन ही होता था, लेकिन कुछ ऐसे चीजें बनाई गई बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, कुछ ऐसी फसलें तैयार की गई कि वो किसी भी सीजन, किसी भी मौसम में अपने आप को जीवित रखने की क्षमता रखता था। तो अब इस पे उम्मीद करता हूं इतनी चीजें दिमाग में डाल दिया कि अब एग्जाम में आएगा तो आराम से फोड़ के आओगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 11वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलीमरेज श्रृंखला यानी पीसीआर का आलेखन रूप बताइए। तो पीसीआर तकनीक कई बार बता चुका हूं, कई बार तक बता चुका हूं पीसीआर तकनीक, ठीक है। तो पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया होता है, ठीक है, रिएक्शन भी कहते हैं अभिक्रिया को, ठीक है। इसकी खोज कैरी पुलिस ने 1983 में की थी। यह तकनीक डीएनए की एक छोटी सी प्रति से करोड़ों प्रतियां तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे नहीं होता है फोटोकॉपी करना, उस तरह से, ठीक है। ये इसके 3 मुख्य कारण होते हैं या चरण होते हैं, जैसे निष्क्रियकरण, यानी ये डीएनए को लगभग 94 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, इससे उसके दोनों धागे अलग अलग हो जाते हैं। समझ रहे हो? डीएनए को इस टेक्निक द्वारा, इस तरीके द्वारा, पीसीआर द्वारा क्या होता है कि डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिसके वजह से डीएनए के जो दोनों कुंडलित धागे होते हैं, ऐसे करके होता है ना, 2 कुंडलित डीएनए के जो 2 कुंडलित धागे होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, इससे दोनों धागे अलग हो जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अगला देखो, तापनोशीलन, यानी तापमान को थोड़ा कम करने पर, यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे जब किया जाता है तो उस दौरान क्या होता है, प्राइमर्स अलग हुए दोनों धागे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। यानी थोड़ा सा जो तापमान जैसे ही कम करते हैं तो जो धागे अलग हो गए थे वो वापस ही जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है विस्तार कि पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, एंजाइम की मदद से नए डीएनए धागे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही
पॉपुलर है, ये पक्का किसी न किसी सेट में आएगा, आप लिख के ले लो, चैलेंज करता हूं। ये कैंसर वाला, अल्कोहल वाला और अफीम वाला। अफीम गांजा नहीं करने का, समझा राजा? चलो आगे। कैंसर शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन होना और ट्यूमर बना लेना ही कैंसर कहलाता है। एक कई बार बता चुका हूं, पिछले वीडियो में भी बताया था। कैंसर जैसे मान लो ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा इन्फेक्शन या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से तुम्हारी जो कोशिका है बार बार वो टूट रही है। एक कोशिका टूटती है तो 2 में बदल जाती है, फिर 2 4 में बदल जाती है, इस तरह से कोशिका का बार बार विभाजन हो रहा है। अब अनियंत्रित विभाजन की वजह से क्या होता है कि यहाँ विभाजन की जरूरत भी नहीं है, फिर भी कोशिका का अनियंत्रित क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, जिसकी वजह से ये ट्यूमर का रूप ले लेता है, कैंसर का रूप ले लेता है। समझ आई मेरी बातें? कैंसर याद रखना एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में दागता नहीं है, इसलिए संक्रामक रोग नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से समझो इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। एक्स किरण, जैसे आप एक्सरे कराने जाते हो तो एक्सरे मशीन में क्या होता है, एक्स किरणें ही आपके शरीर पे डाली जाती है, एक्स किरणें ही शरीर पे डाली जाती है। समझ आई मेरी बातें? और एक्सरे हद से ज्यादा करा लिया जाए तो कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। गामा किरणें, यूवी किरणें, ठीक है। अगर ओजोन लेयर हटा दिया जाए जो हमारे पृथ्वी पे है, समताप मंडल पे है ना शायद, ओजोन लेयर को हटा दिया जाए तो क्या होगा, यूवी किरणें क्या होंगी, विकिरण जो होंगी, अल्ट्रावायलेट रेज शरीर पे पड़ेंगे और तुरंत कैंसर हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? या किसी कारण बस यूवी किरणें अगर आपके ऊपर पड़ रही है तो भी कैंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आपके ओजोन लेयर हटेगा तभी, ठीक ना। रासायनिक कारण हो सकता है, तंबाकू गुटखा खाने से, ठीक ना, गुटखा खा खा करके पिरिच पिरिच थूकते हैं तो भैया गड़बड़ तो होगा, ठीक ना। गुटखा और कुछ हानिकारक रसायन खाने से भी हो सकता है। जैविक कारण क्या हो सकते हैं, कुछ वायरस की वजह से भी हो सकता है, ठीक ना, कुछ वायरस जो कैंसर पैदा कर सकते हैं। आनुवंशिक कारण क्या हो सकता है, कोशिकाओं में मौजूद कुछ जीन का मतलब समझ रहे हो ना, जीन्स का सक्रिय हो जाना जिसके वजह से आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर का उपचार क्या है, ठीक ना, कैंसर का शल्य चिकित्सा यानी हॉस्पिटल में आप जाकर के इसका इलाज करवा सकते हो। ट्यूमर को काट करके शरीर से बाहर किया जा सकता है, शरीर से बाहर किया जा सकता है। कभी कभी देखते थे ना, पहले सुनते थे, डराया करते थे लोग, अरे अरे उसका हाथ में कैंसर हो गया, हाथ काटना पड़ेगा, तो इस तरह की चीजें। लेकिन अब विकसित हो गया है, डेवलप हो गया है बहुत ज्यादा बायो, ठीक है, अब चीजें सब ठीक हो रही हैं, ठीक ना। अगला है विकिरण चिकित्सा, यानी कैंसर कोशिकाओं को घातक किरणों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जहां पे कोशिका बार बार सेल डिवीजन कर रही थी, उन कोशिकाओं को ही घातक किरणों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। समझ आई मेरी बातें? एक होता है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी बहुत खतरनाक होता है, याद रखना, पूछ लेना आप किसी से। विशेष दवाओं का उपयोग जो तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को कम मार देती है, ठीक है। प्रतिरक्षा चिकित्सा, ठीक है, मरीज के क्या लिखा है यार, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना ताकि वह कैंसर की कोशिकाओं से लड़ सके, ठीक है। अगला प्रश्न है भैया, मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, मानव विकास पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो ये इसका मानव विकास पर निबंध है, बहुत सिंपल है, इसे देख लेंगे आप, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सहलग्नता एवं पूर्व योजन पुनर्योजन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सहलग्नता कई बार बता चुका हूं, दोबारा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित 2 या 2 से अधिक जीन, एक ही गुणसूत्र पर जब 2 या 2 से अधिक जीन एक साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं तो इस घटना को सहलग्नता कहते हैं। फिर रिपीट कर दूं कि जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं तो उन्हें सहलग्नता कहते हैं। ये जीन एक दूसरे के जितने करीब होंगे सहलग्नता उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मॉर्गन ने देखा कि फल मक्खी में आंखों का रंग और पंखों का आकार अक्सर एक साथ ही क्या लिखा है, विरासत में मिलते हैं, ठीक है। अगला है पुनर्योजन। पुनर्योजन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन के नए संयोजन बनते हैं, पुनर्योजन कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं, ठीक है। यह क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है, इससे संतानों में माता पिता के अलग अलग लक्षण पैदा होते हैं, ठीक है, होते हैं। उदाहरण के तौर पे एक पौधे के बीज गोल और पीले हैं और दूसरे के झुर्रीदार और हरे हैं, तो पुनर्योजन का ही कारण है। समझ आई मेरी बातें? अगला है पारितंत्र पिरामिड क्या है। पारितंत्र पिरामिड क्या होता है, ध्यान से समझो, ठीक ना। स्ट्रक्चर देखोगे बुक में इस तरह से पिरामिड की तरह ऐसे लाइन खींचा होगा और यहाँ कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, पारितंत्र पिरामिड क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये पारितंत्र
पिरामिड जो होता है, यही मैं उस समय बात कर रहा था, कुछ समय पहले इसका नाम भी लिया था, जिक्र भी किया था कि ये हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, ये हर साल किसी न किसी सेट में पक्का चिपकता है। तो सुन लो क्या है ध्यान से। परितंत्र पिरामिड की परिभाषा समझो। यह पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादों और विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं के बीच संख्या, जीव भार और ऊर्जा के संबंधों को जब तक चित्र के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे परितंत्र पिरामिड कहते हैं। तो यहाँ चित्र आपको मास्टरमाइंड या क्वेश्चन बैंक में इसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ पे इसका पूरा चीजें लिखा हुआ है परितंत्र का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला है आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रभाव। आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रभाव, इस पर टिप्पणी करने को बोल रहा है, तो ध्यान से सुनो। जब किसी बाहरी क्षेत्र के प्रजाति को अनजाने या जानबूझकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वे वहां के स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा बन जाते हैं। इन्हें आक्रामक विदेशी प्रजातियां कहा जाता है, ठीक है। अब प्रभाव देखो, ठीक है। जैव विविधता की हानि, ये प्रजातियां तेजी से फैलती हैं और स्थानीय पौधों या जीवों को खत्म कर देती हैं। संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा हो जाती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब समझ रहे हो ना, भेड़ चाल चलने लगेगी, लड़ाई होने रिसोर्सेस के लिए, ठीक है। ये भोजन और आवास के लिए विदेशी प्रजातियों से मुकाबला करने लगते हैं, जैसे गाजर घास, ठीक है। इसके कारण स्थानीय वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। समझ आई मेरी बातें? आगे की तरफ चलते हैं, ठीक ना। जलकुंभी उदाहरण है इसका, ठीक है। जलकुंभी में क्या होता है कि बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी बोला जाता है, जो जलाशयों में ऑक्सीजन कम कर देता है। जलाशय में यानी पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। समझ रहे हो? देख रहे हो कैसे कैसे चीजें हैं, ठीक है। अगला है संकटग्रस्त है यार, संकटापन्न लिखा है, ठीक ना। संकटग्रस्त प्रजातियां और उनका संरक्षण, यहां संकटग्रस्त होगा, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियां और उनका संरक्षण के बारे में अगर पूछा जाए तो यही इसका जवाब होगा। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं कि वे प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पे होती हैं, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के या लुप्त होने के कगार पे होती हैं, उनको संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है, ठीक है। यदि उनकी सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। जैसे गौरैया चिड़िया का मैंने नाम लिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, बाघ हो गया, एशियाई हाथी हो गया, ठीक है, गंगा डॉल्फिन हो गया। अब इसके संरक्षण का उपाय, इन्हें बचाने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय या फिर स्वस्थान भी लिख सकते हो, ठीक है। स्वस्थान संरक्षण, स्वस्थान संरक्षण क्या होता है अलग से भी पूछा जा सकता है। स्वस्थान संरक्षण और बाह्य स्थान संरक्षण क्या होता है याद रखना, ठीक है। नहीं तो बाद में मत कहना कि सर जी एग्जाम में आ गया हम से छूट गया, ठीक है। बता रहा हूं सब चीज। जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही बचाए रखना, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही छोड़ देना। उनका प्राकृतिक आवास क्या है? जंगल है, समझ रहे हो। पेड़, जंगल, पहाड़ियां, जो भी जिस तरह के जीव होंगे, तो उनका प्राकृतिक आवास जो खुद का घर है वही छोड़ दो, उसे बोलते हैं स्वस्थान संरक्षण। दूसरा होता है राष्ट्रीय कहाँ गया रे भाई, दूसरा कहाँ गया, यहाँ है, बाह्य स्थान संरक्षण। जब बहुत खतरा बढ़ जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, उनको प्राकृतिक रूप से हटा करके उन्हें विशेष स्थान पे सुरक्षित रख दिया जाता है, जैसे कि जू हो गया, पार्क हो गया, समझ रहे हो, चिड़ियाघर हो गया, इस तरह का, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अगला प्रश्न है मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से मानव डीएनए के अनुक्रमों का पता लगाया जाता है। मानव जीनोम, देखो जीनोम यानी जीन से लेना देना है, जीन, अब जीन कहाँ का है? डीएनए का छोटा सा भाग है। तो मानव जीनोम परियोजना जो होता है के माध्यम से क्या होता है, मानव डीएनए के अनुक्रमों का पता लगाया जाता है। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मानव जीनोम में लगभग 3.164 बिलियन, ठीक है, या फिर कह लो इतना करोड़ नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, ठीक है भाई। उसी के जरिए पता लगाया गया ना, मानव जीनोम के जरिए, जो आपको डाटा दे रहा हूं यहाँ पे। अगला क्या चीज पता चला? जीन की संख्या पता चला। यह औसत जीन में लगभग 3000 क्षार होते हैं, लेकिन इनकी संख्या में भिन्नता होती है। मनुष्य में कुल जीन्स की संख्या 30,000 होता है। मनुष्य में कुल जीन की संख्या 30,000 होता है, जो पहले के अनुमान में 80,000 से काफी कम है, पहले के अनुमान में, पहले के समय में, ठीक है। अगला,
मनुष्य का सबसे बड़ा जीन है, ठीक है, जो डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 करोड़ क्षार पाए जाते हैं, ठीक है। समानता समझो, सभी मनुष्यों में लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड क्षार एक समान होते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला ना कि हमारा आपका डीएनए लगभग लगभग सेम होता है, बस 0.01% या 0.1% कह लो, 0.1% ही डिफरेंट होने की वजह से हमारा और आपका डीएनए अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, इतना ही अंतर होता है, ठीक है। अगला क्या चीज पता लगाया गया मानव जीनोम परियोजना के जरिए? खोजे गए जीन में लगभग 50% से अधिक जीन के कार्यों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाया है कि इनका कार्य या काम क्या है। सोच के देखो, इतनी आधुनिक दौर में भी, ठीक है, पूरे जीनोम का बहुत कम हिस्सा यानी 2% प्रोटीन बनाने का काम होता है। समझ आई मेरी बातें? तो मानव जीनोम परियोजना उम्मीद करता हूं 100% आएगा, और आएगा तो निपटारा जरूर करोगे आप लोग। करोगे कि नहीं? पक्की बात है। 7वां है, मानव जीनोम में बहुत बड़े भाग में पुनरावृत्ति अनुक्रम पाए जाते हैं जिनका सीधा कार्य ज्ञात नहीं होता है, लेकिन विकासवादी इतिहास समझने में मदद करते हैं, ठीक है। गुणसूत्र भी दे दिया है, ठीक ना, तो गुणसूत्र आप जान ही रहे हो। आगे बढ़ते हैं 18 प्रश्न पे। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोगों को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत वर्णन कीजिए। अब इसे अभी जस्ट बताया, समझ रहे हो? अब देखो, कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक जब भी शब्द यूज किया जाता है तो मिट्टी से लेना देना उर्वरक का शब्द का मतलब होता है। अब जब बताओ मिट्टी उपजाऊ रहे, तो मिट्टी को उपजाऊ रखने के लिए क्या किया जाता है? अगर मिट्टी में जो कीड़े होते हैं, जो केचुआ होता है, ये सब क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। तो सूक्ष्म जीव भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, समझ रहे हो, उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में रसायनों के प्रयोग बढ़ने से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है और प्रदूषण बढ़ गया है। इसे रोकने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक और जैव नियंत्रक के रूप में किया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव मिट्टी में पोषण तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं। जैसे कभी मैंने बताया ना, मिट्टी के अंदर जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं उसमें रहते हैं और उसकी पोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं, पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ? राइजोबियम क्या है, ध्यान से समझो। यह दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल के नाइट्रोजन को सोख कर पौधों को दे देता है, ठीक है। और एजोस्पाइरिलम और क्या कहते हैं एजोटोबैक्टर की बात करें तो कह रहा है ये मुक्त रूप से मिट्टी में रह करके नाइट्रोजन बढ़ाने में काम करते हैं, ठीक है। एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर जो होते हैं ये मुक्त रूप से मिट्टी में रह करके नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। पढ़ दिया मैंने इसको, ठीक है। अगला है माइकोराइजा का काम क्या होता है कि यह कवक और पौधों की जड़ों को सहजीवन देते हैं। यह कवक और मिट्टी से फास्फोरस सोख करके पौधों को दे देता है, उन्हें रोगों से बचाता है, ठीक है। अगला दिया हुआ है तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है बीटी कपास वाला बता ही दिया हूं तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं तक प्रश्न है। तो इतना प्रश्न जितना अभी तक मैंने बताया, इन सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। जैव विविधता वाला भी मत छोड़ना। जैव विविधता जरूर एक ठो चिपका रहा है बार बार, मैं जब अनसॉल्व देख रहा हूं तो जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, समष्टि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। समझ रहे हो? हाँ, ये सब चीजें बार बार रिपीट हो रहा है। परितंत्र, पिरामिड, मिलर का प्रयोग, बायोगैस संयंत्र, ये सब मैंने बताया है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जाके देखो अच्छे से। अगर नहीं देखा है तो बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।